नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, ये हूबहू आपका ओरिजिनल पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुआ है, हूबहू वैसे का वैसे पेपर को उठाया गया है। प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है, न तो उनकी भाषा में, न उनके क्रम में। कहने का मतलब कि टोटली आज हम जो है ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस एग्जाम में आपका 2 सेशन होता है, ठीक है। एग्जाम का 2 शिफ्ट होता है, 2 पैटर्न होता है, 2 कैटेगरी होता है, जैसा भी आप समझ लीजिए 2 सेशन होता है। और पहला जो सेशन होता है उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जो सेकंड सेशन होता है, ठीक है, पहले सेशन के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी जब खुलेगी, कंप्यूटर आपका जब खुलेगा, तो सेकंड जो सेशन आप एग्जाम देंगे जिसमें कि आपका जीके जीएस और इंग्लिश आता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसी के आधार पर आपका रैंक डिसाइड होता है, इसी के आधार पर आप एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है। पहला वाला जो सेशन होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको पता ही होंगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, ठीक है, फिर कभी डिटेल में बात कर लेंगे। तो आज की इस सेशन में हम जो है जीके जीएस का प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करेंगे। और मेरे ख्याल से ये आपके आगे आने वाला जो एग्जाम एमटीएस का है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर कैसे आता है, पैटर्न क्या है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में, ठीक है। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। नंबर 1, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में, मतलब अब चेन्नई में हुई थी। दूसरा, इसने जात भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, हूबहू क्वेश्चन को मैंने लिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, न तो ऑप्शन में न तो प्रश्न की भाषा में, ठीक है। तो वेद समाज की बात हो रही है। अच्छा, प्रश्न को पढ़ने से 2 बातें तो आपको क्लियर हो गई यहाँ से कि वेद समाज की जो स्थापना है वो 1864 मद्रास चेन्नई में हुई थी। एक बात, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ही मालूम चल गया, ठीक है। अब वेद समाज का उद्देश्य क्या था? ये जात भेद को खत्म करना, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, प्रश्न की भाषा को पढ़ करके आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि वेद समाज किससे प्रेरित था? तो आपको बता दूं, वेद समाज की जो अवधारणा है ये आपका जो ब्रह्म समाज है ना, ब्रह्म समाज से ये प्रेरित था, ठीक है। ब्रह्म समाज से प्रेरित है वेद समाज, ठीक है। अब महत्वपूर्ण इसमें जानने की जो बात ये है कि इसकी स्थापना किसने की। ये तो आपको मालूम हो गया 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि स्थापना किसने किया। तो नाम ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन। कौन भैया? केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन। और दूसरा नाम है के श्रीधरलू, के श्रीधरलू, ठीक है, नायडू, के श्रीधरलू नायडू, नायडू, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेद समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। वेद समाज जो है ये आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न के आंसर पर कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन क्या है? सही हैं। मतलब पहला और दूसरा, मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ना, जो है ये इसका राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों। मतलब वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई थी, आपको पहले ही मैंने बता दिया। और ये जो समाज जो था, वेद समाज जो था, इसकी स्थापना जो है जात भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जीके जीएस सेक्शन में, आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चूंकि मैंने हूबहू पेपर लिया है तो 25 क्वेश्चन आज कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे जो हो, सारा क्वेश्चन मैंने हूबहू ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति के लिए सहमत किया था? महात्मा गांधी से एक
से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी संबंधित जो भी प्रश्न हैं, चाहे उनके आंदोलन हो, चाहे पुस्तकें हो, कुछ भी हो, पढ़ डालिए उसको अच्छे से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब बात करें राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय वो महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं को भाग लेने के लिए सहमत किया था। ठीक है, अब हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की अगर बात करूं जो है, तो हाँ, 1987 में आपको, कब, ध्यान रखिएगा, 1900, अब इसमें नहीं है, वर्तमान में हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, 1987 में आपको जो है पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार भैया? पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। अच्छा, पुरस्कार के नाम पे ध्यान आया कि इन्हीं के नाम पर 2017 में, कब, 2017 में, ध्यान रखिएगा, 2017 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा एक पुरस्कार घोषित किया गया। ठीक है, पुरस्कार का नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, जो बातें मैं लिख नहीं रहा हूं उसको आप सुन करके नोट करते जाइए। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा स्मृति ईरानी ने 2017 में किया था, जिसका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ये पुरस्कार जो महिला बुनकर हैं ना और शिल्पी हैं, जो महिला बुनकर और शिल्पी हैं, उनके लिए ये पुरस्कार स्मृति ईरानी के द्वारा 2017 में शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल, अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? ठीक है, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है भैया? वो उसको बोलते हैं अशुद्ध जल, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो प्राकृतिक बात हो रहा है, प्रकृति की बात हो रही है। प्रकृति में कुआं भी मिलता है, झरना भी मिलता है, नदी भी मिलता है, बारिश का भी होता है पानी। तो सबसे शुद्ध पानी कौन सा है? सबसे शुद्ध पानी होता है झरने का जल। झरने का जल जो होता है ना, ये एकदम पूरा क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है, एकदम शुद्ध जल होता है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में जो सुराख बनी हुई है ना जो है, उनसे ये पानी छन करके आता है, इसलिए पानी क्या होता है? एकदम प्योर होता है, टोटली एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आप बारिश के जल को मान सकते हैं, लेकिन पहला पानी नहीं, बारिश का पहला या दूसरा बरसात हो जाए जो है, उसके बाद जो बरसात होती है ना, उसके बाद जो पानी बरसता है वो शुद्ध जल माना जा सकता है। पहला और दूसरा जो बरसात होती है ना, उसमें अशुद्धियां होती हैं, एसिड होता है उसमें, एसिड होता है उसमें, क्योंकि वातावरण में जो अशुद्धियां छाई हुई हैं, उस अशुद्धियों को लेकर के बरसात नीचे आती है, पानी नीचे आता है, इसलिए वो पानी बहुत ही अशुद्ध होता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले पानी में हमको भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो शरीर पर फफोले आ जाते हैं। ठीक है, खैर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ? झरने का जल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, मतलब REGP डैश में शुरू किया गया था। कहने का मतलब यह है कि REGP कब शुरू किया गया था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ना, इसका राइट आंसर है। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, क्यों शुरू किया गया था? इसका लक्ष्य था जो है कि 2 लाख नौकरियों का सृजन करना था। इसको 2 लाख नौकरियों का सृजन इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, REGP का। ठीक है, तो बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन 5 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? ठीक है, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? ठीक है, शीशम के लिए, शीशम को रोजवुड कहते हैं, शीशम के लिए। ठीक है, तो मैदानी इलाकों में पाया जाता है आपका। ठीक है, हप्शा, इसको जूनियर बोला जाता है। सागौन, टीक बोलते हैं।
ठीक है, ये भी मैदानी इलाकों में पाया जाता है, पहाड़ में पाया जाता है। लेकिन एक ऑप्शन इसमें आपको मिला हुआ है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया यूफोर्बिया जो होता है ना, ये कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियों में रहने के लिए सबसे अनुकूल होता है, आदर्श होता है। इसके लिए इसीलिए इसको जो है मर्सुली बायोम प्रजाति का पौधा बोला जाता है। ठीक है, एक फूल वाला पौधा है ये, मर्सुली बायोम प्रजाति का पौधा इसको कहा जाता है, एक फूल वाला ये पौधा है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि डैश के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मतलब चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी राजा के द्वारा, उसको क्या कहा जाता था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसको कहा जाता था जो है साला, हाँ साला भोग। ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका, ये राइट आंसर है, साला भोग। ठीक है, साला भोग का मतलब क्या है, विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय क्या है, ब्रह्मदेय का मतलब है ब्राह्मणों को धार्मिक दान के रूप में उपहार में दी गई भूमि। मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि राजा के द्वारा दी जाती थी, ठीक है, ब्राह्मणों को जो भूमि राजा के द्वारा दी जाती थी, ठीक है, उसको ब्रह्मदेय बोलते थे। ठीक है, दान के रूप में दी जाती थी, इस पर टैक्स भी नहीं लगता था। ठीक है, बात करें अगर बिल्लन वगाई की, बिल्लन वगाई, बिल्लन वगाई जो भूमि होती थी राजा के द्वारा जो प्रदान की जाती थी, वो ब्राह्मणों के अलावा जिनको दी जाती थी, किसानों की जो भूमि, मतलब किसान की भूमि कहलाती थी। ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों के अधीन न हो और किसानों के अधीन हो, किसानों को दी जाती थी, उसको बिल्लन बगाई बोलते थे। ठीक है, मतलब किसानों को दी गई भूमि जो है बिल्लन बगाई कहा जाता था। ठीक है, देवदान की अगर बात करें तो देवदान जो है मंदिरों को जो भूमि उपहार में दी जाती थी, किसको, मंदिर, मंदिर को जो भूमि उपहार में दी जाती थी, उसको देवदान बोलते थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये चारों चारों वर्ड जो है ये चोल शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि यक्ष जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, यक्ष के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, कारखाने में कार्यरत है तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब कौन सा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप बात आपसे की जाए कि अनुच्छेद की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको जानना है वो अनुच्छेद जानना आपके लिए जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर जो 23 और 24 है, 23 और 24, ये आपको समझना है और जानना है। आर्टिकल नंबर 23 की अगर बात करें तो इसका संबंध है मानव तस्करी, मानव तस्करी और बलात् श्रम। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 23 है ये मानव तस्करी और बलात् श्रम पर, जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल नंबर अगर 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको ऐसे किसी भी काम में नहीं लगा सकते जहां पे जान का खतरा है, जहां पे जोखिम है। ठीक है, जैसे कि कारखाना है, खदान है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी वर्क है जहां पे, या पटाखा उद्योग है, ऐसा कोई भी वर्क है जहां पे रिस्क हो, जिंदगी का रिस्क हो, ऐसी जगह पर इन बच्चों को काम पे लगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली, ब्लेस्ड जिसको बोलते हैं, महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम। राइट आंसर तो इसका हो गया सिक्किम। लेकिन हम बात करते हैं सागा, यहाँ पे वर्ड आया हुआ है सागा और दावा। ठीक है, तो दोनों वर्ड के को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सागा क्या होता है और दावा क्या होता है, या तिहरा क्या है, तिहरा सौभाग्यशाली बोला जा रहा है, या ब्लेस्ड क्या है। अगर इन शब्दों को हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो आराम से बात क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सागा की अगर बात करें तो सागा का मतलब होता है चौथा। सागा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, चौथा। ठीक है, चौथा, कुछ कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, चौथा। और दावा का मतलब होता है महीना। ठीक है, अब तो आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
मतलब चौथा महीना, मतलब चौथे महीने में जो त्योहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं सागा दावा। अब बात आई कि त्योहार मनाता कौन है, तो ये त्योहार मनाते हैं बौद्ध धर्म, जो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। सिक्किम में मनाया जाता है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई जो है, ठीक है। अब ये त्योहार बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं, क्यों मनाते हैं ये जानना जरूरी है। देखिए, सागा दावा जो त्योहार है जो है, ये महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। कई बार मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, जो ज्ञानोदय है और जो महापरिनिर्वाण है, तीनों ही तिथियां क्या हैं, सेम हैं, अलग अलग नहीं हैं। बहुत सारे महात्मा आपको मिलेंगे, बहुत सारे महापुरुष आपको मिलेंगे जिनका जो है हर चीज अलग अलग है, लेकिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण की तिथि जो है वो सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सागा दावा मतलब चौथा महीना, चौथे महीने में त्योहार मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनको के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कोनको जो है ये वेनेजुएला में जो है कोनको, झूम कृषि को कोनको के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनको के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है वियतनाम की, कि वियतनाम में किस नाम से जानते हैं, वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर की अगर बात करें तो मेडागास्कर में जो इसको ताबी के नाम से जाना जाता है। देखिए, झूम कृषि के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा मेरे भाई, हर साल का मेरा अनुभव है, हर साल पूछता हुआ आएगा जरूर, ठीक है। चाहे वो भारत का पूछे या विदेश का पूछे, आएगा जरूर, ठीक है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में झूम कृषि को मिल्या बोलते हैं, मिल्या, ठीक है, मिल्या, ठीक है। अगर आप मेरे पर्टिकुलर सब्सक्राइबर, मतलब आप मेरे अगर रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो पिछले वीडियो मैंने जो भी अपलोड किए हैं उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है झूम कृषि के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में, भारत के बारे में, हर जगह के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो एंजाइम है मेरे भाई एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में बाकी जो चीजें उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिप्सिन के बारे में अगर बात करें तो ट्रिप्सिन आपका जो है ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ट्रिप्सिन ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ठीक। और अगर बात की जाए रेनिन, तो रेनिन जो है क्या है, ये आपका एक हार्मोन है, रेनिन क्या है, ये आपका हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है, ठीक है। और ये वृक्क के द्वारा सोडियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। पेप्सिन की अगर बात करें तो पेप्सिन आपका क्या है, ये आपका एंजाइम है और ये आपका प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, किसके पाचन में, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। इस तरह से आपका ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों का ही शब्द संबंध किससे है, प्रोटीन से है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने काम करता है और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 4 कूलाम्ब के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा डैश होती है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, W इक्वल टू होता है क्या, क्यू भी, W इक्वल टू होता है क्यू भी। क्यू आपका कितना है, आपका आवेश कितना है, 4 है, विभवांतर कितना है, 6 है, गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 24 जूल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है। देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आपको बता चुका हूं मैंने कि कोई क्वेश्चन मैंने अदला बदला नहीं है, सब कुछ सेम वैसे ही लिए हैं, इसलिए इसको भी वैसे ही उठा लिया है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो आंसर बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है असम, ठीक है। जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको असम भरना है, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको जानना ये है कि जो ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये शुरू कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2005 में ये अधिनियमित हुआ था, ठीक है।
एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इसमें कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको मैंने बता दिया। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी मतलब आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अष्टबाहु, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस का संबंध जो है ये आर्थ्रोपोडा से नहीं है, बाकी यहाँ तितली है, तिलचट्टा है, मकड़ी है, ठीक है, इनका संबंध आर्थ्रोपोडा से है, लेकिन अष्टबाहु मतलब ऑक्टोपस का संबंध आर्थ्रोपोडा संघ से नहीं है। तो अब बात आती है कि अष्टबाहु या ऑक्टोपस का संबंध किससे है भैया, इसका संबंध है मोलस्का से। किससे है, मोलस्का, मोलस्का। ठीक है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है मोलस्का संघ से। ठीक है, मोलस्का संघ का और एग्जांपल अगर बता दूं आपको तो घोंघा है, सीप है, संघ है, ये सब मोलस्का संघ में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था या है। ठीक है, तो अल्लाह रखा, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, ये 3 नाम तो आपका तबला वादक से संबंधित है। ठीक है, लेकिन शेख चिन्ना मौला, शेख चिन्ना मौला, इनका संबंध तबला वादक से नहीं है। अब नहीं है तो बात फंसती, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है नाद स्वरम। किससे है, नाद स्वरम। ठीक है, नाद स्वरम, ये नाद स्वरम बजाते थे। अब बात आती है कि इनका संबंध किस संगीत शैली से है, तो ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक। इनका संबंध किससे है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक संगीत शैली से संबंध है शेख चिन्ना मौला का, और नाद स्वरम वाद्य यंत्र ये बजाते थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग मतलब डिवीजन में कांस्य पदक जीता था। इसका जो राइट आंसर है वो है विजेंदर सिंह। ठीक है, विजेंदर सिंह ने जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। ठीक, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, विजेंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जान। देखिए, अगर मनकल की बात आ गई तो मनकल का नाम जब भी आए तो ध्यान रखिएगा गोलकुंडा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, गोलकुंडा। ठीक है, मलकल की बात जब भी आएगी तो गोलकुंडा किला की बात हो रही है। ठीक है, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में किस किले के बारे में बात की जा रही है, तो भैया ये गोलकुंडा किले के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ये बता दूं, जो पूछा जाता है कि गोलकुंडा किला का निर्माण किसने किया था, करवाया था, तो काकतीय वंश। किस वंश ने भैया, काकतीय वंश। काकतीय वंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18, देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है IRDAI, इरडा। ठीक है, IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इंश्योरेंस, INSURANC, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, रेगुलेटरी REGULATORY, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे पेन के ऊपर मत जाइएगा, पेन सही नहीं चल रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस सुन लीजिए, सुन करके नोट कर लीजिए आप। ठीक है, IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इसलिए बता रहा हूँ फुल फॉर्म आपको, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये IRDAI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बीमा नियामक नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, अच्छा, अध्यक्ष की बात करें तो देवाशीष पांडा जो है अभी भी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक,
अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो 20,000 करोड़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं भैया? कथकली, कथकली कहाँ है भैया? केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है भैया? केरल का है। मणिपुर का सबसे आसान है, क्या है यहाँ का? मणिपुरी, तो आपको पता ही होगा मणिपुरी। असम का शस्त्रीय, अक्सर पूछा जाता है कि सबसे नया सबसे ताजा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। ठीक है, सत्रिया नृत्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन काल में प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश के की दर से कर वसूलते थे। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के जो शासक होते थे वो फसलों के कितना हिस्से को कर के रूप में वसूलते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1/6 भाग। ठीक है, फसलों के उत्पादन का 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जानने की यह है कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से पूछा जाता है आपसे, तो आर्टिकल नंबर 75 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 का संबंध किससे है? भारत के राष्ट्रपति से है। ठीक, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, अच्छा आर्टिकल नंबर 75 में है क्या? आर्टिकल नंबर 75 में आपका ये लिखा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, यही है आर्टिकल नंबर 75 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये ऐसी नृत्यांगना है जिनका संबंध दो शास्त्रीय नृत्यों से है। कौन कौन से भैया? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है ये। ठीक है, अच्छा महत्वपूर्ण बात और जानिए कि 1968 में आपको क्या मिला? पद्मश्री मिला। क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक है, पद्मश्री। ठीक है, और 2001 में आपको क्या मिला जो है? पद्म भूषण, पद्म भूषण प्रदान किया गया। ठीक है, और 2016 की बात करें, 2016 में आपको पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो पद्म विभूषण। 2001 में पद्म भूषण, 1968 में पद्मश्री। इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित बताना है। ठीक है, अनुमानित मतलब लगभग बताना है, तो 91 से 95 के बीच में है। केरल का जो साक्षरता दर है वो 94% है, मतलब 93.9% समथिंग। ठीक है, मतलब 94 मान सकते हैं आप, 94%। ठीक है, तो 94 जो आपका है वो 91 से 95 के बीच में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है बराक ओबामा भूतपूर्व राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, मेरे पिता के सपने। ठीक है, अच्छा अगली जो पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? ये युवराज सिंह की आत्मकथा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, युवराज क्रिकेटर है, युवराज सिंह की आत्मकथा है ये, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्रॉनिकल जो है ये आपकी एक पत्रिका है। ठीक है, मैटर्स ऑफ डिस्कशन जो है ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल की जो है
ये आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। देखिए ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये जो है बराक ओबामा की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। और मैटर्स ऑफ डिस्कशन ये जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल की आत्मकथा है। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चन जीके जीएस में देखने को आपको मिलते हैं। ये ओरिजिनल पेपर का 25 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको करा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। आप समझ नहीं सकते मैं कितना रोमांचित हो जाता हूँ आपके एक लाइक करने से। ठीक है, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे सबसे पहले, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।